Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसरार। लास्ट वीडियो में मैंने आपके क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक भी कंप्लीट किए थे। अगर जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो आई बटन को दबाकर यहाँ पे पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक एवं विमा के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कूलॉम्स लॉ के पहले हमें इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था कि अगर समान प्रकार के दो आवेश हमारे पास हैं, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी धनात्मक और धनात्मक दो आवेश हमारे पास उपस्थित हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। अगर विपरीत आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है। अब देखा जाए तो उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण इसलिए हो रहा है कि उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, यानी उनमें आपस में क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। और जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, हमने कहा अभी आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी जिन आवेशों के बीच में आकर्षण होता है तो उस बल को हम कहते हैं आकर्षण बल कहते हैं, और जिस आवेशों के बीच में यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है उन आवेश को हम यहाँ पे, उन आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है उनको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और जो ये बल हैं ये निर्वात में भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, यानी वैक्यूम में भी इनमें वर्क होता है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हमेशा रहता है। अब आपको जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल अगर समझ में आ गए हो तो अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। वैज्ञानिक कूलॉम जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1785 ईस्वी में अपना एक नियम बलों के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसको हम कूलॉम्स लॉ के बारे में जानते हैं। इसको हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में भी बोल सकते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय बल का नियम भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक कूलॉम ने यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पे अपना नियम प्रस्तुत किया। नियम को आप पहले ध्यान से सुनिए। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के अनुदिश कार्य करता है। आपको जो नियम समझ में आया होगा, एक बार आप बोर्ड पे देख भी लें, जिससे आपको जल्द से जल्द याद भी हो जाए। बात करें यहाँ पे वैज्ञानिक कूलॉम्स के अनुसार, तो यहाँ पे उन्होंने वैज्ञानिक कूलॉम्स ने यहाँ पे बताया तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी यहाँ पे आपने पढ़ा, सब में पहला यहाँ पे शब्द आया है आकर्षण, उसके बाद प्रतिकर्षण, और यहाँ पे गुणनफल, और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती वर्ग, और यहाँ पे बात करें व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको जो हमने जो अंडरलाइन गोले किए, जो इसलिए किए हैं, आपको जे पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अभी हाल हमने आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया कि आकर्षण बल भी होता है, यानी आकर्षण बल जब विपरीत प्रकार के आवेश हो, और प्रतिकर्षण बल जब समान प्रकार के आवेश हो। उसके बारे में आपको हम पहले बता चुके। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं गुणनफल, यानी आप बेसिक गुणा जानते हैं, यानी आपस में उनका गुणा, यानी दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जे यहाँ पे वैज्ञानिक कूलॉम के अनुसार यहाँ पे कूलॉम्स लॉ है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं का मतलब यहाँ पे है क्वांटिटी के बारे में। मात्राओं से किससे संबंध है, क्वांटिटी के बारे में।
उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक सीधी रेखा में यानी एक सरल रेखा में। अब इसका फॉर्मूला निकल के आता है, उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कूलॉम्स लॉ से जो फॉर्मूला निकलता है इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे दो चार्ज लिए। पहला चार्ज हमारा Q है और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q नॉट है, यानी Q0 भी पढ़ सकते हैं इसको और Q नॉट पढ़ते हैं। और Q नॉट जो है हमारा यानी Q0 जो है हमारा, वो हमारा परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको। Q0 को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, आप नोट जरूर कर लेना इसको। Q0 आपको आगे भी अभी मिलेगा इसका। अब बात करें अगर यहाँ पे यदि दो आवेश Q और Q0 आपस में या एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच में बल जो कार्य कर रहा है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। तो हम यहाँ पे F मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के बारे में। अब बात करें यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, क्योंकि ये नियम हमें फॉर्मूला जो निकालना है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है। तो वैज्ञानिक कूलॉम्स की पहली लाइन आप अगर अच्छे से रिपीट करें तो उसमें बोला गया था, तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मात्राओं के लिए हमने पहले भी बता दिया आपको, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो हम यहाँ पे बात करें अगर कि उन आवेशों का गुणनफल, तो आपको मान गुणनफल के लिए कोई वैल्यू को हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हम अगर उसको लिखेंगे तो Q नॉट या Q0, इन दोनों का अगर हमने लिखा है तो आपको मानो कि गुणनफल के रूप में लिखे हैं Q इंटू Q नॉट। अब उसी परिभाषा को अगर आगे रिपीट करें तो आपको मालूम है कि उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हमने आपको बता दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें उस बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q नॉट। तो ये हमारा पहली कंडीशन हो गई, यानी यहाँ पे वैज्ञानिक कूलॉम्स के अकॉर्डिंग था कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है यहाँ पे, स्मॉल r है, तो इसके वर्ग करना होगा वो व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। यानी ये दोनों कंडीशन अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो कूलॉम्स लॉ आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम चलें तो आप यहाँ पे कंबाइंड अगर दोनों इक्वेशन को कर दें यानी जोड़ दें तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ पे Q नॉट अपॉन r²। तो ये आपका अभी एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आया। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का साइन हटा दें तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, जिसको हम अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ अगर आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, F इक्वल हम के लेके चल रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू Q नॉट अपॉन r²। तो हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला निकल के आया इसको बोल सकते हैं एक कूलॉम्स लॉ का एक ये भी कंडीशन है, तो इसको हम अंडरलाइन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे के यहाँ पे आया तो के यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो इसकी जो वैल्यू प्रयोगों द्वारा निकाली गई तो इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई, वो आप देखते जाइए। के की यहाँ पे एक नियतांक है तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, यानी जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई। यानी वैज्ञानिक कूलॉम ने इसका जब प्रयोग किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यहाँ पे देखा कि कांस्टेंट वैल्यू जो होगी यहाँ पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर इतना मान होगा। तो उन्होंने पहले कैपिटल के यानी यहाँ पे कैपिटल के भी सोच कर सकते हैं हम या स्मॉल के। अब हमने जो स्मॉल के रूप में क्यों बना रहे हैं आपको आगे मालूम चलेगा। अगर हम इसका मान रख दें के का तो क्या आ जाएगा, F इक्वल 9 × 10⁹ Q नॉट अपॉन r²। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है। यहाँ पे यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो
फोर्स का या बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका और भी अच्छा मान या एक कोई कांस्टेंट वैल्यू के रूप में लिखें तो हम इसको कांस्टेंट वैल्यू के रूप में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक K निकल के आया है, जी K एक और देख रहे हैं, तो जी K यहाँ पे है परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक। अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पे परावैद्युतांक के बारे में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर भी K था, K यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती, इसलिए इसमें आप थोड़ा साइन अलग करके चले कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में, जिससे आपको फर्क मालूम चले कि ये यहाँ पे कांस्टेंट था और यहाँ पे कैसा है, परावैद्युतांक है, यानी परावैद्युतांक का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये तो हमारा था कोई भी अगर परावैद्युतांक माध्यम हो, मान के चलिए अगर माध्यम हमारा, माध्यम मतलब होता है कोई भी मीडियम, जैसे हम बात करें कांच हो गया, अपरक हो गया, वायु हो गई, वैक्यूम हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर जो हमारे दो आवेश थे वो यहाँ पे निर्वात या वायु में उपस्थित हो, तो निर्वात और वायु के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो 1 होता है, यदि परावैद्युतांक का मान कितना आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ पे अगर K का मान 1 रख दें, K का मान अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, तो भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बोल सकते हैं। और फाइनली हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए भी। अब बात करें यहाँ पे, पहला तो हम आपको हमने बता दिया कि यहाँ पे एक अदर वैल्यू आई है जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, आप ध्यान से लिख लें, एप्सिलॉन 0, यानी हम इसको इंग्लिश में बोले तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, आप हिंदी में लिखना चाहें तो एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको अभी समझ में आया होगा। ये था हमारा वैज्ञानिक कूलॉम्स का नियम। अब देखते हैं कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला आया है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और आपको मालूम बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे Q यहाँ पे आवेश है, इसका मात्रक आप जानते हैं, R यहाँ पे दूरी है, दूरी का मात्रक भी आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, इक्वल क्या होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10 के 9 के बराबर लिख दी। क्यों लिखी है, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे पहले तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसको प्रयोग के द्वारा उसका मान निकल के आया था 9 × 10 की 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसके बाद प्रयोग के द्वारा यहाँ पे निर्वात अथवा वायु के लिए या परावैद्युतांक के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसके बाद यहाँ पे जब हम दोनों फॉर्मूले को लें तो इसको हम इक्वल भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, यानी इसको हमने बता दिया अभी कि इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युत शीलता, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। जी हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट मान होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट को या एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक, विमा के बाद। चलिए अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। आपको अभी हमने एक कांस्टेंट वैल्यू बताई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखिए हम जो सिंबल जो बना रहे हैं इसको आप ध्यान से देखते जाइए, n मतलब यहाँ पे न्यूटन से है, m मीटर से है, और c का मतलब यहाँ पे कूलम से है।
हमें मान निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो हम फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, और यूनिट भी कहां पे आएगी, अपॉन में आएगी, कूलम स्क्वायर। तो थोड़ा आप जो ध्यान से देखना, यूनिट के साथ लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का हमें मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी है, मात्रक यूनिट भी निकालनी है और विमा डायमेंशनल भी निकालने हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे पहले तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पाई का मान रख दिया, पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14 और यहाँ पे एक वैल्यू और होती है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइए पाई की दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे बात करें अगर पाई का मान, तो पाई का मान हमें यहाँ पर रखना है 3.14, आगे है 9 गुणे 10 की आते 9, और जो यूनिट अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मात्र यूनिट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे संख्या बदल जाएगी, यानी क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अभी हम बात करें अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो मात्रक यही निकल के आया, आप लास्ट में देखना। अभी अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, उसके बाद 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कितनी बार जाएगा यानी 25 यानी 25 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हमने 25 ही लिखा है इसको, और 9 और यहाँ पे 314 का हमने इंटू किया, आप इंटू करके देखना यहाँ पे 28 26 आएगा, क्लियर। और जो 9 अगर ऊपर जाएंगे तो पावर काय की हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिट हमारा हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंटों में आएगा, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कभी भी आप अगर ऐसी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जीरो बढ़ा लिया करें, यानी आपका जो अंश बटे यानी आपको जो ऊपर की संख्या है यानी अंश बटे हर होता है, जो यानी अंश का मान आपका ज्यादा होना चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, देखना आप कैलकुलेशन, और जब न्यूमेरिकल लगे आप देखेंगे न्यूमेरिकल इतने सिंपल ट्रिक्स के द्वारा बताएंगे कि आप आसानी से उसका आंसर जल्द से जल्द लेके आ पाए। अब आप देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले 3 जीरो ऊपर बढ़ाए कैलकुलेशन के लिए, ये सेम लिखा। अब आपको हमारा 3 जीरो बढ़ा है, 3 जीरो मतलब होता है प्लस की पावर, और यहाँ पे आपको मालूम है 9 पावर 3, अगर हम 9 लिखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, यानी जब हमने 3 प्लस की पावर बढ़ाई और 3 हमें काय की पावर बढ़ानी होगी, माइनस की भी पावर बढ़ानी होगी, तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 3 माइनस की पावर बढ़ानी है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे जी आपका 10 की पावर -9 ही आएगा। यूनिट क्या थी वो लिख दे रहे हैं, न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप अगर इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी तो आप देखना एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 8.846 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन करेक्ट अगर हम इसको राउंड फिगर में लिखें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जी इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ गई। आपने देखा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान भी आ गया और उसका मात्रक आ गया। अब हम अलग से मात्रक लिख दें, यानी यूनिट के बारे में अलग से लिख दें, वो आप नोट जरूर कर लेना, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जे हमारा मात्रक निकल के आया एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक। अब बात करते हैं यहाँ पे विमा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 की विमा। आपने अभी हाल यहाँ पे फॉर्मूला कूलम्स लॉ का पढ़ा था, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल लें तो एप्सिलॉन नॉट के तरीके से अगर लिखें इसको तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इंटू F यहाँ पे लेके चले गए, एप्सिलॉन 0 यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे हमारी वैल्यू बची क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करें मात्रक के बारे में, अगर हम मात्रक से भी विमा निकाल सकते थे, लेकिन आपको यूनिट और विमा अच्छे से आनी चाहिए। हम लेकिन फॉर्मूले से भी निकालने की कोशिश करेंगे, तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सबकी विमा रख दें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू यानी 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू की कोई भी विमा नहीं होती है, तो उसकी हमें विमा लिखनी भी नहीं है। अब यहाँ पे आवेश, कल हमने आपको आवेश की विमा बताई थी, आपको याद हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पे आवेश की विमा आ जाएगी हमारी 80, क्यू की विमा 80 होगी, और यहाँ पे क्यू नॉट है, ये भी एक आवेश है, तो इसकी विमा क्या होगी 80। अब यार हमने आपको बताया 4 पाई की कोई भी विमा नहीं होगी, यानी हमारा एफ यहाँ पे क्या है, बल, फोर्स, तो फोर्स की विमा आपको याद होनी चाहिए, 11th में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो यहाँ पे विमा आ जाएगी ml t की पावर -2। लंबाई या दूरी की विमा आप जानते हैं L होती है। अब स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे v स्क्वायर लग जाएगा। देखिए आपको विमा अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 12th में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं विमा निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको 11th में आपने विमा अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तो आगे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ टॉपिकों में। अगर आपको विमा का भी यहाँ पे एक लेक्चर चाहिए है, जो अगर आप विमा भूल गए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपको विमा का भी टॉपिक पढ़ा दें, जिससे आपका जो 12th में परसेंटेज है अच्छे से अच्छी बने, हमें भी अच्छा लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे L और L का अगर हम इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, L की हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, Q हो जाएगा, और M पे कोई पावर नहीं है, तो M अगर ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और L यहाँ पे Q हो गया, यानी L की पावर 3, तो 3 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे T है, T अगर ऊपर गया तो काय का हो जाएगा, प्लस का, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पहले से है यहाँ पे T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे T और T यहाँ पे पहले से 2 हैं, तो यहाँ पे T की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगे, और A यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो A की पावर 2 हो जाएगी। यानी ये आपने देखा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकल के आ गया। यानी हमने यहाँ पे अभी टॉपिक कवर किए, कूलॉम्स लॉ भी हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मान भी हो गया, मात्रक भी हो गए, विमा भी हो गए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि मूल मात्रक बताएं। जैसे अगर उन्होंने बोल दिया आपसे एप्सिलॉन नॉट का मूल मात्रक क्या होता है, और मूल मात्रक में अगर आपने यहाँ पे मात्रक निकलवाया हमने, अगर आपने वही मात्रक लिखा है यहाँ पे कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था मूल मात्रक, और मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। एमकेएस पद्धति के बारे में आपने 9th और 11th में पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ पे मूल मात्रक निकालने के लिए बोले तो हमेशा आपको मूल मात्रक किससे निकालना है, यहाँ पे विमा के द्वारा निकालना है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालोगे, कोई भी टॉपिक हो, अगर उसमें बोला गया मूल मात्रक बताइए, तो मूल मात्रक हम किससे बताएंगे, विमा की सहायता से। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा और वही मात्रक लिख के आएंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको वहां पे 0 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मूल मात्रक कहा था। यानी मूल मात्रक अगर हम एप्सिलॉन 0 का भी मूल मात्रक निकालें तो क्या आएगा। अब m आपको मालूम है द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो द्रव्यमान के लिए हमें मालूम है किलोग्राम लिखते हैं हमें एमकेएस पद्धति में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किलोग्राम इनवर्स l लंबाई का होता है। लंबाई के लिए क्या आता है, मीटर आता है, मीटर की पावर -3। t यहाँ पे समय के लिए होता है, यानी समय के लिए क्या आता है, सेकेंड। ये यहाँ पे एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो एम्पियर लिख लेंगे यहाँ पे। एम्पियर की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आपने देखा मूल मात्रक के बारे में। अब आप चाहें तो यहाँ पे डॉट का साइन लगा सकते हैं, आप चाहें तो डैश का साइन लगा सकते हैं, लेकिन हमने डैश इसलिए पहले नहीं लगाया था क्योंकि ऑफलाइन जो क्लास चलती है उसमें जब भी इस तरीके से लिखते हैं तो काफी बच्चे जो गैप कर देते हैं और बाद में दूसरी की नोटबुक से अगर वर्क करते हैं तो यहाँ पे माइनस पढ़ते हैं इसको, जिससे गलती करते हैं। इसलिए आप इसको डैश या इंटू का साइन लगाएं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर मालूम रहे ये हमारा डैश का साइन है। अब हम आपको बता दें कि अगली वीडियो में हम और भी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।